हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल लक्ष्य तक आपके साथ। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में लक्ष्य तक आपके साथ। कैसे हैं आप सभी? बेहतर ही होंगे। गाइस चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। सारे क्वेश्चन सिलेक्टिव हैं, उसमें कहना ही नहीं है। आप सारे क्वेश्चंस को क्या करिए, नोट डाउन करते चलिएगा, अच्छे से पढ़ते चलिएगा। उसको हम कई तरह से कोरिलेट करके बताने की कोशिश करेंगे। और जिसने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको PDF इसकी शेयर कर दी जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और वहाँ कुछ क्वेश्चंस भी शेयर किए जाते हैं, वहाँ आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। सारी लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जिसकी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, PCS की हो या UPSC की हो या किसी अदर एग्ज़ाम की हो, तो वो सारे आपके अलग अलग चैनल हैं, जाकर के आप अपने हिसाब से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का मोटिवेशन लाइन देख लेते हैं, क्या कह रहा है। ना कभी भागें और ना ही कभी रुकें, बस हमेशा चलते रहें, यही एक विद्यार्थी की सफलता का मूल मंत्र है। अगर आपको सफल होना है तो आपको कंटिन्यूटी बनानी पड़ेगी। ये नहीं कि कभी जोश आ जाए तो हम कंटिन्यू पढ़ते रहें और उसके बाद कि चलो मन नहीं कर रहा है, कल पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। आप क्या करिए, थोड़ा सा ही पढ़िए, लेकिन वो लगातार आपके उसमें अभ्यास में होना चाहिए। हमेशा चलते रहिए, एक स्पीड बनाए रखिए। नहीं ज़्यादा टाइम मिल पा रहा है, लेकिन थोड़ा सा ही मिल रहा है तो उतना ही करिए, बट पढ़िए ज़रूर, रुकिए नहीं। क्योंकि एक बार जो लय बन जाती है, फिर अगर वो ब्रेक हो जाए तो फिर उसको करने में बहुत टाइम लगता है। तो इसीलिए क्या है कि बहुत ज़्यादा ना तो कभी भागें और ना ही रुकें। बस क्या करें, एक स्पीड बनाइए, उसी में चलते रहिए। चाहे थोड़ा ही चलिए, चाहे 2 ही घंटे पढ़िए, 1 ही घंटे पढ़िए, बट एक कंटिन्यूटी के साथ होना चाहिए वो चीज़, तभी आप सफल हो सकते हैं। तो चलिए, समझ आ गया होगा आपको, और चलते हैं आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6 से 27 मार्च 2022 तक भारतीय वायुसेना किस देश में आयोजित एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर नामक एक युद्ध अभ्यास में भाग लेगी। अब यहाँ कोबरा नाम भले दिया तो कोबरा आ नहीं जाएगा। चलते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। ये इनका एक्सरसाइज है, किसका? भारतीय वायुसेना। तो ये किस देश में आयोजित एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 2022 नामक एक युद्ध अभ्यास में भाग लेगी। तो भारतीय वायुसेना कहाँ भाग ले रही है? इंग्लैंड। कहाँ भाग लेगी? इंग्लैंड में। तो ये आयोजित होने वाला है एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 6 से 27 मार्च तक। तो वहाँ पर ये जाएगी, भाग लेगी। कौन? भारतीय वायुसेना। ये ध्यान रखना, कौन सी वायुसेना? भारतीय वायुसेना। कौन सी सेना? भारतीय वायुसेना। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और देख लेते हैं इसमें कि इसमें जो भारत जाएगी यहाँ भाग लेने, तो भारत की ओर से कौन भाग लेगा? तो वो है तेजस। भारत की ओर से कौन भाग ले रहा है? वो है तेजस। और तेजस क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। तेजस एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मतलब कहा जाए तो हल्का लड़ाकू विमान। हिंदी में कहें तो हल्का लड़ाकू विमान। तेजस क्या है? एक हल्का लड़ाकू विमान। ये क्लियर हो गया होगा। तो ये जो तेजस है, हल्का लड़ाकू विमान, ये क्या करेगा? जो UK यानी इंग्लैंड और अन्य प्रमुख वायुसेना जो होंगे, उनके लड़ाकू विमानों के साथ ये क्या करेगा? जा करके वहाँ भाग लेगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब और 5 तेजस विमान जो होंगे, 5 तेजस विमान UK के लिए क्या करेंगे? उड़ान भरेंगे। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये अगर बात करें, ये जो अभ्यास एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 2022, ये जो कोबरा वॉरियर है, ये कोबरा योद्धा रॉयल एयर फोर्स ये अभ्यास जो है, जिसको शॉर्ट में कहते हैं RAF, ये अभ्यास जो कोबरा है, ये RAF यानी रॉयल एयर फोर्स द्वारा सबसे बड़े वार्षिक अभ्यासों में से एक है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और भारत जो है इसमें पहली बार भाग लेगा। भारत जो है इसमें पहली बार क्या है? भाग ले रहा है। और इसमें भाग लेने वाले में और भी जो देश हैं वो है, एक UK है, स्वीडन है, UK, स्वीडन, सऊदी, बुल्गारिया।
बुल्गारिया। ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य यही है कि क्या किया है, जो मतलब क्या होगा, ये जो भाग लेने वाली वायुसेना है उनके बीच क्या होगा, उनकी युद्ध क्षमता, उनके बीच एक परिचालन क्षमता प्रदान की जाएगी, और क्या होगा, उनकी जो युद्ध क्षमता को और बढ़ाया जा सकेगा, और क्या होगा, जो उनकी फ्रेंडशिप है, दोस्ती है, उसके बंधन को और भी मजबूत किया जा सकेगा। यही इसका क्या है, एक उद्देश्य है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और जो अभी मैंने बताया था तेजस भारत की ओर से जा रहा भाग लेने, तो तेजस जो है ये किसके द्वारा निर्माण किया गया है? HAL द्वारा। HAL द्वारा इसका निर्माण किया गया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर अभी मैंने बताया था कल या उसके एक दिन पहले की लेक्चर में मैंने बताया था कि एक एक्सरसाइज आपको याद होगा, ईस्टर्न ब्रिज सिक्स्थ है। ये एक्सरसाइज जो है किन दो देशों के मध्य? तो भारत और ओमान के बीच ये स्टार्ट की गई थी। ये आपको क्लियर हुआ होगा। कहाँ पर? जोधपुर में। जोधपुर कहाँ? राजस्थान में। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट को, ये देखिए, ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे प्रधानमंत्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? एक तो आपका ये तो इम्पोर्टेंट है ही, किसे नियुक्त किया गया है, और एक आपका EACPM, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये क्या है अभी बता रहे हैं, पहले ये देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो संजीव सान्याल को नियुक्त किया गया है। सान्याल ऐसे लिखा रहेगा, ये देखिए सान्याल, ये सही है, फुल नहीं होगा ये ना, क्या इसको क्या कहते हैं, ना पूरा नहीं रहेगा, आधा ही रहेगा। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको किसे पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है इसका, प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद का संजीव सान्याल को। अब चलिए देख लेते हैं। ये अभी जो मैंने कहा कि एक मिनट, आपको संजीव सान्याल पहले दिखा दे रहे हैं, ये हैं संजीव सान्याल जी, इन्हीं को ही नियुक्त किया गया है। अब चलिए बात करते हैं हम किसकी, प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की, इसको EACPM। तो ये क्या है? एक गैर संवैधानिक, गैर सांविधिक स्वतंत्र निकाय है। संवैधानिक, गैर सांविधिक, स्वतंत्र निकाय है, जिसका गठन किसके लिए किया गया था? गठन किसके लिए होता? तो भारत सरकार विशेष रूप से प्रधानमंत्री को किस आर्थिक और अन्य मुद्दों पर, आर्थिक यानी उससे संबंधित, अर्थव्यवस्था से संबंधित उस मुद्दों पर सलाह देने के लिए इसका क्या किया गया था? गठन किया गया था। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। और देखा जाए तो इसमें EACPM में, यानी इसमें, इस परिषद में, इस काउंसिल में जो है एक अध्यक्ष होते हैं, पूरा नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अध्यक्ष होते हैं और 4 अन्य सदस्य होते हैं। और इन सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो प्रधानमंत्री के कार्यकाल के बराबर होता है। तो क्लियर हो गया होगा। जब प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण करते हैं, क्या होता है कि प्रधानमंत्री द्वारा शपथ ग्रहण के बाद सलाहकार समिति के सदस्यों की क्या होती है? नियुक्ति होती है। इन सदस्यों की तभी नियुक्ति होती है। और प्रधानमंत्री जब पद मुक्त होंगे तो उन्हीं के साथ ही क्या होता है, ये सदस्य भी क्या करते हैं? अपना त्यागपत्र दे देते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। और अभी जो मैंने बताया कि ये एक स्वतंत्र निकाय है, यह परिषद, यह काउंसिल जो है एक स्वतंत्र निकाय है, जिसका कार्य क्या होता है? विशेष रूप से इसका कार्य क्या होता है? आर्थिक मुद्दों पर सरकार यानी कि विशेष रूप से प्रधानमंत्री को आर्थिक मुद्दों पर क्या देना? सलाह देना। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये सलाह जो होता है ये अपनी ओर से ये दे सकता है, या प्रधानमंत्री अगर सौंपते हैं कोई टॉपिक तो उस पर भी ये अपनी सलाह दे सकता है। और कोई अन्य कार्य अगर प्रधानमंत्री सौंपते हैं तो उसको भी क्या करना है? अंजाम देना इसके कार्यों में शामिल होता है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और बात करें कि ये जो प्रशासनिक
रसद, नियोजन, बजट जैसे जो उद्देश्य होते हैं वो नीति आयोग जैसे उद्देश्य में नीति आयोग इस परिषद के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर शॉर्ट में बताना है कि इसका उद्देश्य क्या है, इस काउंसिल का काम क्या है, तो प्रधानमंत्री को मुद्रास्फीति, माइक्रो फाइनेंस का मतलब सूक्ष्म वित्त और औद्योगिक उत्पादन जैसे आर्थिक मुद्दों पर क्या करना होता है, सलाह देना होता है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने समझा दिया है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और क्या कहते हैं, अगर ये अध्यक्ष जो मैंने बताया कि एक अध्यक्ष होते हैं, 4 अन्य सदस्य होते हैं, तो अध्यक्ष जो हैं, अध्यक्ष कौन है, तो वो हैं विवेक देव राय, ये भी नोट कर लीजिएगा। और अभी मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था, तो उनका क्या नाम है, बी अनंत नागेश्वरन। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। साहित्य अकादमी द्वारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साहित्य अकादमी, अब ये कैसे इंपॉर्टेंट हो जा रहा है अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, और नोट करते चलेगा, एक एक लाइन जो बोलूँगी वो सारे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। साहित्य अकादमी द्वारा किसे उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 देने की घोषणा फरवरी 2022 में की गई है। देख लेते हैं किसको दी गई है, तो चंद्रभान ख्याल को ख्याल किया गया है कि इनको फरवरी 2022 में दिया जाएगा। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं किसको घोषणा की गई देने की, तो ख्याल किया गया, यानी इनको रखा गया है माइंड में कि ये इनको दिया जाएगा, तो चंद्रभान ख्याल। और ये चंद्रभान ख्याल को तो दिया जाएगा, लेकिन किस लिए दिया जाएगा, तो इनकी एक कविता संग्रह है, उसका नाम नोट कर लीजिएगा, उसका नाम है ताज़ा हवा यानी फ्रेश एयर, ताज़ा हवा की ताबिशें, ताज़ा हवा की ताबिशें। इसी के लिए उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य अकादमी के द्वारा देने की घोषणा इनको की गई है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। और ये जो चंद्रभान है इनको क्या किया जाएगा, ये 11 मार्च को होने वाला है। 11 मार्च को दिल्ली में एक साहित्य उत्सव समारोह होने वाला है, तो वहीं पर इनको ये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। और इस पुरस्कार के रूप में उन्हें क्या एक उत्कीर्ण किया हुआ ताम्र फलक मिलेगा, शॉल मिलता है इसमें, और 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा कि इस पुरस्कार में इन्हें क्या क्या इस पुरस्कार में क्या क्या मिलता है, तो ये इनको दी जाएगी। और एक और घोषणा की गई है देने की, तो वो है मैथिली भाषा में। ये तो उर्दू का मैंने बताया, अब देख लेते हैं मैथिली भाषा। मैथिली भाषा में किसे देने की घोषणा की गई है, तो वो उनका नाम है जगदीश प्रसाद मंडल। इनका एक उपन्यास है, वो उपन्यास का क्या नाम है वो भी नोट करिएगा। उपन्यास है इनका पंगु। इसी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा इनको की है। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार की अगर बात हो रही है तो ये भी देख लेते हैं। यह 1954 में स्टार्ट किया गया था, 1954 में। और ये जो पुरस्कार होता है ये साहित्य अकादमी नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स, किसके द्वारा, नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स यानी साहित्य अकादमी द्वारा हर साल इसको प्रदान किया जाता है। तो ये भी आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। देखें तो ये जो अकादमी है इसके द्वारा हर साल क्या होता है, जो इसकी मान्यता प्राप्त 24 भाषाएं हैं, 24 भाषाएं जो हैं उसी में ये दिया जाता है। ये 24 भाषाओं में दिया जाता है अकादमी पुरस्कार।
तो इसके द्वारा वैसे हमारे उसमें संविधान में मैंने अभी कुछ कल या परसों के लेक्चर में ही बताया था कि हमारी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं दी गई हैं। संविधान में हमारे 22 भाषाओं का जिक्र है, लेकिन ये जो पुरस्कार है वो कितने उसमें दिया जाता है, 24 भाषाओं में दिया जाता है। तो जब 22 है तो 2 और कौन सी आ गई, तो 2 वो भी नोट करिए। एक है अंग्रेजी यानी इंग्लिश, अंग्रेजी, एंड दूसरी है राजस्थानी। तो इन 24 भाषाओं में ये जो है क्या कहते हैं इसको, अकादमी के द्वारा हर साल जो इसकी मान्यता प्रदान की हुई 24 भाषाएं हैं उसी में इसको मतलब उसी में ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नोट करिएगा, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो बता रहे हैं। और अगर और भी फैक्टर देख लेते हैं तो साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञान, अगर ये इसकी बात कर रहे हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ये ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्या है, साहित्यिक सम्मान है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद ये भारत सरकार के द्वारा प्रदान किया जाने वाला क्या है, दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। और चलते हैं, देख लेते हैं कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था 2021 का साहित्य का, एक जगह सारे नोट कर लीजिए कि एक बार रिवीजन बस होता रहे। हम बीच बीच में वैसे रिवीजन कराते रहेंगे, जब ऐसा कुछ टॉपिक आएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिर भी नोट कर लीजिए कि जो क्या कहते हैं साहित्य का नोबेल पुरस्कार है, एक मिनट, नोबेल पुरस्कार, मेरे लिखने पर मत जाइएगा, सुनने पर जाइएगा क्योंकि क्लियर नहीं हो रहा। नोबेल पुरस्कार जो साहित्य का है वो किसको दिया गया है, वो लिख लीजिए, अब्दुल रज्जाक गुरनाह को दिया गया है। तो और ये हैं कहाँ के, तंजानिया के हैं। कहाँ के, तंजानिया के हैं। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब्दुल रज्जाक को 2021 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये पुरस्कार दिया गया था। ये कहाँ के, तंजानिया को, तंजानिया के। तो ये कैसे याद रखेंगे कि अब्दुल मान लीजिए कंफ्यूज हो गए, 4-5 कोई मतलब ऑप्शन आ गया, 4 ऑप्शन आ गए, उसमें कंफ्यूज हो गए, तो इसका एक ट्रिक है कि साहित्य लिखना गुनाह है। साहित्य लिखना, इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया तो साहित्य को लिखना क्या है, गुनाह है। तो यहाँ पे गुनाह, रा हटा दीजिए, गुनाह, साहित्य लिखना गुनाह है। तो इन्हीं को क्या किया गया है, ये पुरस्कार दिया गया है। और देख लेते हैं हिंदी के इसमें हिंदी साहित्य के लिए किसको दिया गया है। तो हिंदी साहित्य के लिए जो पुरस्कार प्रदान किया गया था वो किसे, एक नाटककार हैं हिंदी साहित्य के लिए, नाटककार हैं जिनका नाम है दया प्रकाश सिन्हा, इन्हीं को दिया गया है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नोबेल शांति पुरस्कार की बात कर रहे थे, तो नोबेल पुरस्कार की बात कर रहे थे, तो उसमें मैंने बता दिया कि साहित्य के लिए किसको दिया गया कि गुनाह, साहित्य लिखना क्या है, गुनाह है। तो गुनाह मतलब गुरनाह जी को दिया गया था। और अगर बात करें कि किसके लिए, शांति पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार किसको दिया गया, शांति पुरस्कार किसको दिया गया, तो एक है मारिया रेसा और दमित्री मुराटो। शांति पुरस्कार के लिए मारिया रेशा और दमित्री मुराटो को दिया गया। अब इसको कैसे आप याद रखेंगे कि कैसे, एक मिनट बता रहे हैं कि शांति, देखो क्या है कि ये देखिए, थोड़ा बस दिमाग अपने हिसाब से करिए, मैंने जो अपना बता रहे हैं हम उतना बता रहे हैं कि क्या है कि मारो मत नहीं तो मित्र क्या हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। मारो मत नहीं तो मित्र क्या हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। और गुस्सा हो गया तो क्या हो जाएगा, शांति भंग हो जाएगी। तो शांति भंग हो जाएगी। अगर मारो मत नहीं तो मित्र क्या हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। और उससे गुस्सा हो गया, एंग्री हो गया, तो क्या हो जाएगा, शांति भंग हो जाएगी। तो ये मेरा ट्रिक है, आप लोग अपना ट्रिक बनाइएगा, देख लीजिएगा। अगर आपको ये काम आता है तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, तो याद रहेगा, बस सामने आएगा तो आपको तुरंत क्लिक कर जाएगा माइंड कि हाँ ये सही है। तो दमित्री मुराटो और मारिया रेशा को शांति के फील्ड में इनको दिया गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए इनके प्रयास किए गए थे, इसीलिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। अब बात करते हैं नोबेल पुरस्कार, कहाँ पर
अरे नोबेल पुरस्कार की ही बात कर रहे हैं। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया, ये भी देख लेते हैं हम। तो इसमें 3 लोगों को दिया गया है। एक है स्वीकरो मानेबे, क्योंकि इतना टफ नाम होता है ना, पूरा नाम कोई नहीं याद कर पाएगा, तो इसलिए थोड़ा ट्रिक रहेगा तो माइंड में आ जाएगा, तुरंत सामने ऑप्शन रहेगा। तो स्वीकरो क्या लिखा है, मानेबे। और क्या नाम है उनका, क्लास, दूसरे हैं क्लास हैसलमैन एंड थर्ड है जियोर्जियो पैरिसिक। तो पूरा नाम नहीं याद करना, बस इतना स्वीकरो हैसलमैन, क्लास हैसलमैन एंड जियोर्जियो। क्लियर हो गया होगा। तो इनको क्या किया गया था, इनको भी इसमें भौतिकी में दिया गया। अब इसको कैसे आप याद करेंगे भौतिकी का, तो इसके लिए है, देखिए यहाँ लिखा स्वीकर, तो करिए कि शुक्र है, कहते हैं ना लोग बोलते हैं शुक्र है कि ये काम हो गया, शुक्र को शुक्र, अब मतलब क्या बोलते, अपभ्रंश जिसको बोलते हैं तो वो कर देते हैं। तो शुक्र है, क्या शुक्र है, क्लास शुक्र है, क्लास, क्या क्लास शुक्र है कि जिया, यहाँ जियो और जियो है ना, तो शुक्र है कि क्लास में भौतिकी के क्लास में जिया पहुँच गई। शुक्र है कि भौतिकी के क्लास में जिया पहुँच गई। तो जियो और जियो से जिया ले लेते हैं, नाम ले लेते हैं किसी लड़की का, और क्लास किस क्लास में, भौतिकी में पहुँची, और ये शुक्र है कि मतलब टाइम से भौतिकी क्लास में जिया पहुँच गई। तो ये आपका ये ट्रिक भी क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें रसायन में नोबेल पुरस्कार की किसको दी गई, तो एक है बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन, ये 2 लोगों को मिला हुआ है। तो इसकी ट्रिक क्या है रसायन की, तो ट्रिक यही है कि रसायन की लिस्ट को ऐसे रिलेट कर सकते हैं नोट से कि रसायन की लिस्ट मिल गई, तो मिल गई यानी मिलन से मिल गई लिस्ट, क्या मिल गई, लिस्ट रसायन की लिस्ट क्या हुई, मिल गई। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं मेडिसिन में, देख लेते हैं मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, तो ये मिला है डेविड जूलियस, ये या है या सा, डेविड जूलियस और अर्देम पटापाउटियन, एक मिनट फिर से लिख दे रहे हैं, पटापाउटियन, ये लास्ट में ना है, पटापाउटियन। क्लियर हो गया होगा। अब इसको कैसे याद रखेंगे, मेडिसिन, तो देखिए मेडिसिन में क्या कह सकते हैं इसको, मेडिसिन में क्या हुआ, मेडिसिन में आप किसको डाल सकते हैं, डॉक्टर को डाल दीजिए कि डॉक्टर ने क्या किया, जूली को पटा लिया। तो थोड़ा फनी है बट कोई नहीं, याद करना है कैसे भी करके कि मेडिसिन में डॉक्टर को कोरिलेट कर लिया आपने उससे, और डॉक्टर ने क्या किया, जूली को पटा लिया, पटा यानी पटापाउटियन का पटा लिया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मेडिसिन के उसमें हो जाएगा फील्ड में। अगर बात करें अर्थशास्त्र में किसे मिला है, तो उनका नाम है जोशुआ डी एंग्रिस्ट। और किसे मिला है, गुइडो, यहाँ लिख दे रहा हूँ ऊपर, गुइडो W इम्बेंस। तो पूरा नहीं, बस आपको ट्रिक, आपको बस एग्जाम निकालना है कैसे भी करके, बाकी नाम थोड़े रटना है, बस आपको ध्यान सामने आ गया। जैसे अर्थशास्त्र की दृष्टि से किसको मिला है, तो इसमें कि क्या है, जोशुआ डी एंग्रिस्ट, और किसको मिला है, गुइडो W। तो गुइडो W बस इतना मतलब बहुत है आपको याद करने के लिए। तो बता रहे हैं कि अर्थशास्त्र में कि देखिए क्या है, अर्थशास्त्र किससे संबंधित है, पैसे से संबंधित है। और पैसे आप कैसे निकालते हैं, आपके पास क्या होना चाहिए, डेबिट कार्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या, डेबिट कार्ड होना चाहिए। तो क्या होता है कि जोश में क्या करो, जोश में डेबिट कार्ड गायब मत करना, नहीं तो
क्या हो जाएगा, गुड नहीं होगा। क्या होगा कि डेबिट कार्ड को जोश में गायब मत करना, नहीं तो गुड हो जाएगा। गुड का मतलब बैड हो जाएगा, बहुत पिटाई होगी। गुड का मतलब गुड का अपोजिट ले लेंगे, क्योंकि डेबिट कार्ड क्या गायब होगा तो अच्छा थोड़े होगा, बैड ही होगा। तो उसमें क्या होगी, आपकी बड़ी पिटाई होने वाली है। तो क्या हो जाएगा, ये आपको क्लियर हो गया होगा। उम्मीद है कि आपको तुरंत आ भी गया होगा, माइंड में घुस भी गया होगा सारे। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जितना मुझे बताना था मैंने आपको बता दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सारे एक जगह नोट करिएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सी कंपनी अमेरिका के सबसे बड़े वित्तीय संस्थान में मेटावर्स में प्रवेश करने वाला पहला बैंक बन गया। ये कौन बन गया ये तो नहीं ज़्यादा कह सकते, लेकिन मेटावर्स ये शब्द बहुत ही मज़ेदार है। क्यों मज़ेदार है, चलिए बताते हैं। पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कौन सी कंपनी अमेरिका के सबसे बड़े वित्तीय संस्थान में मेटावर्स में प्रवेश करने वाला पहला बैंक बन गया। तो ये है JP मॉर्गन चेज एंड कंपनी। क्लियर है। तो ये जो है अमेरिका का जो सबसे बड़ा बैंक है JP मॉर्गन, इसने क्या किया है, ब्लॉकचेन बेस्ड वर्चुअल वर्ल्ड, ब्लॉकचेन बेस्ड जो है वर्चुअल वर्ल्ड एक मिनट मैं लिख दे रही हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। एक मिनट, ब्लॉकचेन बेस्ड वर्चुअल वर्ल्ड डिसेंट्रलैंड। तो ब्लॉकचेन बेस्ड वर्चुअल वर्ल्ड डिसेंट्रलैंड अमेरिका का जो सबसे बड़ा बैंक है JP मॉर्गन, इसने क्या किया है, ब्लॉकचेन बेस्ड वर्चुअल वर्ल्ड डिसेंट्रलैंड में क्या एक लाउंज लॉन्च किया है, और ऐसा करके यह मेटावर्स में पहला प्रमुख बैंक बन गया है। तो ये नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जब मेटावर्स आया है तो मेटावर्स है क्या, एक्चुअली मेटावर्स है क्या, मैं अभी दिखाऊंगी लास्ट में चल के, क्योंकि अभी PDF ऊपर नीचे करने पे थोड़ा दिक्कत हो जाता है, तो लास्ट में मैं दिखा दूंगी कैसा है, अगर होगा तो मेरे पास। तो मेटावर्स क्या होता है, एक 3D टेक्नोलॉजी जैसा प्लेटफॉर्म होता है। ये क्या होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है, मतलब कह सकते हैं एक वर्चुअल दुनिया है। मेटावर्स क्या है, एक वर्चुअल दुनिया है जहाँ पर आपको क्या लगेगा, आपको एक अलग ही प्रकार का अनुभव होगा। आप मतलब कैसा अनुभव होगा, मतलब ये कह सकते हैं कि ये कंप्यूटर के द्वारा तैयार की गई एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर मतलब ये कंप्यूटर के द्वारा तैयार की गई दुनिया है। पहले ये आप समझिए कि कंप्यूटर के द्वारा तैयार की गई एक दुनिया है ये, जहाँ पर आप असली दुनिया से भी क्या करेंगे, ज़्यादा सच्ची ये दिखाई पड़ेगी आपको, रियल लाइफ से भी आपको वहाँ ज़्यादा सच्चा दिखाई पड़ेगा। और कहें तो इसको मेटावर्स को अगर कहा जाए तो इंटरनेट का अगला दौर कहना भी गलत नहीं होगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि एक ऐसा मतलब कि यहाँ पर एक असली दुनिया है जहाँ हम क्या करेंगे, लोगों से एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। हमें ऐसा दिखाएगा, ये मेटावर्स ऐसा दिखेगा हमको कि जैसे कि एक ये सोशल प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि क्या है, एक असली दुनिया है जहाँ हम क्या करेंगे, लोगों से एक दूसरे से मिलजुल रहे हैं, और जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं बहुत सारी, उसको हम क्या कर रहे हैं, अंजाम दे रहे हैं। और ये सब कुछ क्या होगा, एक वर्चुअली होगा, आभासी होगा, लेकिन प्रतीत ऐसा होगा कि मानो जो भी कर रहे हैं, जो भी हम हैं, वो असली हैं, और जो हम लोगों के साथ कि, और ऐसा लगेगा कि लोगों के साथ हम उस जगह पर साथ बैठे हैं, ऐसा हमें फील होगा। तो ये एक 3D टेक्नोलॉजी जैसा क्या होगा, प्लेटफॉर्म होगा, जहां हम क्या करेंगे, अपना एक अवतार बना सकते हैं, जो बिल्कुल हमारे जैसा ही प्रतीत होने वाला है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि मेटावर्स एक्चुअली में है क्या। अब देख लेते हैं कि मतलब एक काल्पनिक दुनिया है, मान सकते हैं, एक सिंपल वर्ड में कह सकते हैं मेटावर्स क्या है, एक काल्पनिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो JP मॉर्गन कंपनी के CEO कौन है, जेमी डिमन। और इसकी स्थापना कब हुई थी JP मॉर्गन की, तो 1 दिसंबर 2000 को। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में थोड़ा डीप बताएंगे। डीप बताने के चक्कर में मेरा वीडियो लंबा बन जाता है, बट कोई नहीं, आपके सारे टर्म जो हैं वो क्लियर होने चाहिए, बस मेरा यही मकसद है। बताने को तो सब बता देगा, लेकिन आपके टर्म क्लियर होने चाहिए। देखिए क्या है, नॉइज, ब्लेजेस एंड मिसमैचेस।
नाम से फ्रंटियर्स रिपोर्ट 2022 हाल ही में किसके द्वारा जारी की गई है? इसको बताने से पहले आप लोग क्या करिए, सेशन को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और जो नया देख रहा हो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करना ना भूला करिए, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लिए इतनी मेहनत हो रही है तो एटलीस्ट आपका भी फ़र्ज बनता है, एक सपोर्ट आपकी लाइक से ही मिलता है हमें। तो चलिए क्या कह रहा है, नॉइज़ ब्लेजेस एंड मिसमैचेस, ये इस नाम से एक रिपोर्ट जारी की गई है। और ये रिपोर्ट जो जारी की गई किसके द्वारा जारी की गई है? UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। हिंदी भी बता दिया, इंग्लिश भी बता दिया, दोनों आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये जारी की जाती है। चलिए ये क्लियर हो गया कि ये जारी की गई। जब ये जारी की गई तो इसमें क्या किया गया, इसमें ये बताया गया कि ध्वनि प्रदूषण, इसमें 3 बातें की गई, 3 विषय पर ध्यान केंद्रित किया गया। कौन से 3 मतलब विषय थे? एक ध्वनि प्रदूषण, शहरी ध्वनि प्रदूषण, नोट कर लीजिएगा, शहरी ध्वनि प्रदूषण। सेकंड क्या है विषय? इसके 2 विषय, इस रिपोर्ट के 2 विषय इसने UNEP ने बताया। पहला ये हो गया आपका। सेकंड है क्या है? घातक जंगल की आग। इस समय ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, घातक जंगल की आग, जंगल की आग। एंड थर्ड आपका जो है विषय है, टॉपिक है, वो है फेनोलॉजिकल बदलाव। ये मैं ऊपर लिख दे रही हूँ, फेनोलॉजिकल बदलाव। अभी मैं बताऊंगी फेनोलॉजिकल ये सब क्या है, चेंजेस क्या है, फेनोलॉजिकल बदलाव। तो इन 3 विषयों पर ये रिपोर्ट जारी की गई है। चलिए देख लेते हैं। ये जो है, ये जो 3 प्रमुख विषय हैं, ध्वनि प्रदूषण, फेनोलॉजिकल बदलाव और जंगल की आग, इससे क्या होता है, ये क्या करते हैं, प्रदूषण, क्लाइमेट चेंजेस और जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसके नुकसान की वैश्विक समस्याओं को ये क्या कर रहा है, संबोधित कर रहा है। क्लियर इतनी चीज़ें आपको? चलें आगे बढ़ते हैं। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया कि पर्यावरणीय खतरों से हमें निपटने के लिए क्या करना है, शीघ्र ही निवारक उपाय करने की ज़रूरत है और इस पर हमें बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना जरूरी और बढ़ाने पे जोर दिया गया है। इस रिपोर्ट में ये बताया गया। देखा जाए तो ध्वनि प्रदूषण के कारण जो पहले से ही यूरोपीय संघ में हर साल देखा जाए तो 12,000 समय से पहले ही मौतें हो जा रही हैं और ये यूरोपीय संघ के 5 नागरिक में से 1 को प्रभावित ही करता है। कौन? ध्वनि प्रदूषण। बहुत ही ज़्यादा घातक है ये। क्लियर? अगर हम जंगल के खतरनाक आग की बात करें, जो 3 रिपोर्ट बताएगी, 3 रिपोर्ट पर हम एक-एक करके बता रहे हैं आपको। तो जो जंगल की आग के बारे में बताएं तो हर साल देखा जाए तो 2002 और 2016 के बीच, 1 मिनट, 2002 से 16 के बीच देखा गया तो औसतन लगभग माना गया 42.3 करोड़ हेक्टेयर या पृथ्वी की सतह का लगभग देखें तो 42.3 लाख वर्ग किलोमीटर, जो कि पूरे यूरोपीय संघ के आकार के बराबर का है, वो क्या है, जल गया 2002 से 16 के मध्य। और आग लगने की जो घटनाएं हैं वो मिश्रित वन और सवाना परिस्थिति तंत्र में बहुत ही आम हो गई हैं। देखा जाए तो दुनिया, पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो हर साल लगभग 67% हिस्सा जो है जंगल की आग से ही कहीं ना कहीं ये जल जाता है और इसमें देखा जाए तो अफ्रीका महाद्वीप भी शामिल है। पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा। और आग लगने की घटना के लिए कौन जिम्मेदार है? क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, जिसमें आपका क्या है, आपका बढ़ता टेम्परेचर, लगातार सूखा पड़ना, ये सब क्या है इसमें शामिल हैं। भूमि के उपयोग में भी बदलाव, ये भी एक आपका कारण है। ये आपको मेंस में लिखने के लिए पॉइंट आपको मिल जाएंगे कि क्या क्या रीज़न है कि आग लगने की घटनाओं में। तो यही है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है जिसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है, लगातार सूखा पड़ रहा है, भूमि के उपयोग में बदलाव हो रहा है और जिसमें क्या हो रहा है कि व्यावसायिक लॉगिंग, खेतों के लिए वन की कटाई, चराई भूमि, शहरों का विस्तार, ये सब इसमें शामिल हैं। जंगल की आग से ब्लैक कार्बन, अन्य प्रदूषक भी उत्पन्न होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे वाटर सोर्स को प्रदूषित करते हैं, जल स्रोत को प्रदूषित करते हैं। ग्लेशियर्स का जो मेल्ट होना, पिघलना, उसको बढ़ाते हैं, भूस्खलन का कारण बनते हैं। महासागर में बड़े पैमाने पर क्या होता है, शैवाल खिल सकते हैं इससे। और कार्बन अवशोषित करने वाले जो वर्षा वन है, उनका कार्बन छोड़ने
वालों में मतलब वो बदल सकते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये आगे वाला मैंने दो पॉइंट आपको बता दिए। तीसरा पॉइंट इसमें किसकी बात की गई? फेनोलॉजी में बदलाव। फेनोलॉजी में बदलाव क्या होता है? ये किसी भी जीव और पौधे के जीवन चक्र के चरण का वह समय होता है जो पर्यावरण के हिसाब से चलती है। मतलब क्या होता है कि पारिस्थितिक तंत्र के अंदर, पारिस्थितिक तंत्र है तो इसके अंदर जो क्रिया करने वाली प्रजातियां हैं, इसके अंदर जो क्रिया करने वाली प्रजातियां हैं, इन बदलती परिस्थितियों से क्या करती हैं? इन बदलती परिस्थितियों से क्या करने लगती हैं? उसको क्या कहते हैं? प्रतिस्पर्धा करने लगती हैं, मुकाबला करने लगती हैं। क्लियर? तो जो स्थलीय है, जलीय है और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र है, इसमें जो पौधे और जानवर हैं वो टेम्परेचर के कारण, दिन की अवधि के कारण और इन सभी में क्या करते हैं कि जो पत्ती, फूल, फल, नस्ल, घोंसला, इन सब में क्या होता है? इनमें इनके अन्य तरीकों में बदलाव होने लगता है। मतलब समय से पहले बदलाव होने लगता है। कहने का मतलब है कि फिनोलॉजिकल बदलाव तब होता है जब प्रजाति क्या करती है? जलवायु परिवर्तन से बदलती पर्यावरण परिस्थिति के जवाब में, यानी इतनी चीज़ें हो जाती हैं उसके साथ, तो वो क्या करता है कि समय से पहले ही अपने को बदल देती है। जैसे क्या होता है? फूल का समय से पहले खिल जाना। तो ये सारी चीज़ें यही है फिनोलॉजिकल दबाव के अंतर्गत आती है, फिनोलॉजिकल चेंजेस के अंतर्गत आती हैं। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। ये सारी रिपोर्ट मैंने फैक्ट बता दी। अब हम बात करेंगे UNEP के, जो कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी इन्वायरमेंट की दृष्टि से। देख लेते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है, ये 5 जून 1972 को इसकी स्थापना हुई थी। ये क्या है? एक वैश्विक पर्यावरण क्या है? अथॉरिटी है, प्राधिकरण है। और इसका काम क्या होता है? तो पर्यावरण से संबंधित जो चिंता है, उनसे संबंधित जो उभरते मुद्दे हैं, उनकी ये क्या करती है? पहचान करती है और उन पर अपना ध्यान आकर्षित करने की दिशा में क्या करती है? कार्य करती है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ये ध्यान रखिए कि इसके द्वारा कौन कौन से रिपोर्ट जारी किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है जो बताने जा रहे हैं, बोल दे रहे हैं, आप लोग जल्दी जल्दी लिख लीजिए, हम लिखेंगे नहीं। क्या रिपोर्ट ये जारी करती है? उत्सर्जन गैस रिपोर्ट। नंबर 1 एडेप्टेशन गैप, इसको लिख दे रहे हैं, एडेप्टेशन गैप। एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट हो गया। ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक। एंड नेक्स्ट फ्रंटियर्स इन्वेस्ट इन हेल्दी प्लैनेट, फ्रंटियर्स इन्वेस्ट इन हेल्दी प्लैनेट। ये सारे रिपोर्ट जो है इसी के द्वारा जारी किए जाते हैं। इसका प्रमुख अभियान क्या है? बीट पॉल्यूशन। इसके बहुत सारे अभियान जो इसने ये चलाता है वो है बीट पॉल्यूशन, और क्या है? और बात करें तो इसका क्या है? UN 75 विश्व पर्यावरण दिवस, जो कि हर 5 जून को मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। और वाइल्ड फॉर लाइफ, ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके हेडक्वार्टर की बात करें, जो कि एक बार एग्जाम में पूछा भी गया हुआ है, नैरोबी केन्या, नैरोबी जो कि केन्या में है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए पूरा दिखाया गया है। किस देश ने हाल ही में सी डोम नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया है? चलिए देख लेते हैं किसने किया है। सी डोम नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया, तो किसने किया है? इजराइल ने किया है। ठीक है, अब इसके लिए हमें चलना पड़ेगा मैप की तरफ। एक मिनट, ये देखिए, ये है इजराइल। इजराइल देख रहे होंगे आप लोग। तो इसी ने क्या किया है? इसका मैं यही सारे फैक्ट बता दे रही हूँ कि इजराइल ने क्या किया है, एक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली सी डोम का क्या किया है? परीक्षण किया है। क्लियर? इसका उपयोग जो है इजरायली नौसेना का जो SAR 6 क्लास को हिंदी में श्रेणी कह सकते हैं, श्रेणी के कोरवेट, ये कोरवेट पर किया जाएगा। इजराइल इसका जो यूज़ होगा सीडोम का, जो परीक्षण किया गया है, इसका उपयोग इजरायली नौसेना का जो SAR जो है 6 क्लास यानी श्रेणी 6 श्रेणी के कोरवेट पर किया जाएगा। और जो सीडोम है ये जो है इजराइल के आयरन डोम का नौसैनिक संस्करण है। आयरन
आयरन डोम का क्या है, नौसैनिक संस्करण है। आयरन डोम जो है इजराइल की एक मिसाइल प्रणाली है जिसका यूज जो है, ये आप देख रहे होंगे मैप में, एक मिनट, ये दिख रहा होगा, ये गाजा पट्टी, यहाँ पे है गाजा पट्टी। तो ये गाजा पट्टी से कम दूरी पर ये आयरन डोम जो है इजराइल की एक मिसाइल प्रणाली है जिसका यूज गाजा पट्टी से कम दूरी की मिसाइल और रॉकेट को नष्ट करने और उसको रोकने के लिए किया जाता है। आयरन डोम का पता चल गया होगा आप लोग को। और सी डोम का जो सफल परीक्षण है वो देश की क्या करेगा, ये जो समुद्री एरिया है, समुद्री रीजन है, उसको ये और भी क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा और इसको मजबूत करेगा। क्लियर हो गया होगा आपको। आयरन डोम में जैसा कि अभी मैंने बता ही दिया है, और देख लेते हैं, ये क्या है, देश की सभी मौसम में तैनात वायु रक्षा प्रणाली है, सभी मौसम में। और इस मिसाइल प्रणाली को क्या करते हैं, 4 से 70 किलोमीटर की दूरी से जो दागा जाने वाला गोला है और कम दूरी के जो रॉकेट है उसको ये रोकता है और नष्ट करने के लिए इसको क्या किया गया है, तैनात किया गया है सी डोम को। इजराइल की इस योजना से क्या होगा, इसकी सीमा को 70 किलोमीटर से बढ़ा करके 250 किलोमीटर करने के लिए इसकी योजना है कि इसको क्या करेंगे, 70 से हम 250 किलोमीटर बनाएंगे। तो ये सब उसकी योजना है, तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डीप जाना है, बस इतना आपको याद रखना है। और ये क्या किया है कि आयरन डोम ने 90% मिसाइलों को देखा जाए तो सफलतापूर्वक क्या है, लॉन्च किया है। और जो गाजा पट्टी से इजराइल की ओर लॉन्च की गई थी, गाजा पट्टी से ही क्या की गई थी, इजराइल की ओर लॉन्च की गई थी। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इजराइल जो है, ये आप देख रहे होंगे, इजराइल की राजधानी क्या है, जेरूशलम। और इजराइल के राष्ट्रपति कौन है, तो इसाक हरजोग। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, नेफ्ताली बेनेट। यहाँ की मुद्रा क्या है, करेंसी मुद्रा क्या है, वो है इजरायली शेकेल। इसको हटा दे रहे हैं, फिर से लिख दे रहे हैं, इजरायली शेकेल। और इजराइल के बारे में कुछ और बता दे रहे हैं आप लोग को फैक्ट। एक मिनट, ये जो इजराइल आपको दिख रहा है, इजराइल को मुस्लिम देश सबसे पहले किसने माना था, मिस्र के द्वारा ये माना गया था। और इजराइल में जो एक स्थान है यरूशलम, जो एक पवित्र स्थान है, और ये यहाँ की क्या है, जेरूशलम राजधानी भी है, बता ही दिया है। और इजराइल में एक मंदिर है जिसका नाम है अल अक्सा मंदिर। तो ये पूछता है एग्जाम में कि अल अक्सा मंदिर कहाँ से संबंधित है, तो ये इजराइल। यहाँ पर इजराइल में एक यहाँ के जो फल होते हैं वो रसदार होते हैं, यहाँ रसदार फल पाए जाते हैं। जैसे कि एक संतरा की एक किस्म यहाँ पाई जाती है, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है, संतरा की एक किस्म पाई जाती है यहाँ पर जिसका नाम है जाफा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इजराइल के पश्चिम में इसका जो वेस्ट इलाका है वो यहाँ पर क्या पाया जाता है, एक मरुस्थल है जिसका नाम है नागेव मरुस्थल, नागेव रेगिस्तान। इजराइल में स्थित क्या है, एक गर्म और शुष्क रेगिस्तान है। और इजराइल में 2 शहर हैं जिसका नाम है हैफा और तेल अबीब, जो आपके किसके लिए फेमस हैं, तेल के लिए फेमस हैं, तेल के लिए। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनने वाले थे मैंने आपको सारे लगभग बता दिए, कुछ छूटा उटा नहीं है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। और हाँ बता दी, और हाँ यहाँ की संसद नोट कर लीजिएगा, इसकी संसद को क्या कहते हैं, नेसेट। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और ये गाजा पट्टी जो है यहाँ पर हमास संगठन रहता है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और अभी मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था अपने ही लेक्चर में कि इजराइल और इंडिया के संबंध को कितने वर्ष कंप्लीट हो गए हैं, तो 30 साल, 30 ईयर। इसके लिए एक लॉन्च भी किया गया था, टिकट लॉन्च किया गया था, मैंने दिखाया भी था। तो इस तरीके का कुछ था संबंधित, तो आपको क्लियर होगा, जिसने देखा होगा लेक्चर उसको क्लियर हो गया होगा। और इसका जो संबंध स्थापित हुआ था 1992 में, तो ये 30 ईयर्स होने पर इन्होंने एक सिक्का टिकट जारी किया था। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अल अक्सा मंदिर भी मैंने बता दिया। और अल अक्सा मंदिर उसी भूमि पर स्थित है जो इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष का क्या है, कारण है। तो फिलिस्तीन को क्या कहते हैं, फिलिस्तीन को गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक, ये गाजा पट्टी देख रहे हैं आप लोग, और ये है वेस्ट बैंक, ये
तो ये गाजा पट्टी और जो क्या कहते हैं इसको, अभी क्या नाम लिया मैंने, गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक, तो ये फ़िलिस्तीन को गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में क्या किया गया है, विभाजित कर दिया गया है। किसको? फ़िलिस्तीन को। और अभी एक और मैंने बताया था, न्यूज़ बताया था अपने ही लेक्चर में कि एरो 3 ये क्या है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। तो ये किसका है? इजराइल का ही है। तो इतने सारे फैक्ट इजराइल के बारे में आपको बता दिए गए हैं, आप लोग अपना देख लीजिएगा। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आज वीडियो बहुत लंबा हो जाना है लग रहा है, चलिए फटाफट ख़त्म करते हैं। किस देश ने हाई बारी नाम से अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? तो किसने लॉन्च की है? जापान ने लॉन्च की है। तो जापान ने हाइड्रोजन से चलने वाली हाई बारी नाम से लॉन्च की है। तो इसका मतलब, अभी ये जब हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की, तो इसका मतलब यही है कि ये क्या करेगा, जो इसका लक्ष्य है कि 2050 तक, क्या लक्ष्य है कि कार्बन न्यूट्रल करना है देश को, देश के 2050 तक कार्बन न्यूट्रल बनने की लक्ष्य में, मतलब बनने के दिशा में क्या है, एक कदम इसने बढ़ाया है। क्लियर हो गया होगा आप लोग को। और हाइड्रोजन मैंने बताया ही है कि ये स्वच्छ ईंधन के उसमें है, ये सब तो मैंने ऑलरेडी कई बार बताया है। और अगर बात करें कि ये क्या, ये तो बोल रहा है कि जापान ने अपनी पहली, ये थोड़े ना बोला है कि दुनिया में पहली ना, ये क्या बोला, जापान ने अपनी पहली। तो अगर जापान ने अपनी पहली की है तो आपके मन में एक क्वेश्चन और उठना चाहिए, तो कि ये पूरी दुनिया में किसने किया फिर, दुनिया में? तो देखा जाए तो जर्मनी, दुनिया की जो पहली ट्रेन, दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन, हाइड्रोजन से चलने वाली जो ट्रेन है वो किसके द्वारा? जर्मनी के द्वारा, ये आपको क्लियर हो गया होगा। और हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों में देखा जाए तो सबसे अग्रणी कौन है, आगे कौन है? यूरोप है, ये भी आपको क्लियर हो गया। और जर्मनी ने जो स्टार्ट की थी वो 2018 में ही लॉन्च की थी, जिसे किसने बनाया था? एल्स्टॉम एसए ने बनाया था, एल्स्टॉम एसए ने बनाया था। तो ये क्लियर हो गया। तो जापान सरकार ने 2050 तक हाइड्रोजन के उपयोग को कितने बढ़ाने की योजना बनाई है? 20 मिलियन टन तक बढ़ाने की योजना बनाई है। और हाइड्रोजन की जो खोज की थी कैवेंडिश ने की थी। इसको स्वच्छ ईंधन कहते हैं, भविष्य का ईंधन भी कहते हैं, ये सब आपको पता है। और जापान की संसद को डाइट कहते हैं, जापान की मुद्रा को एन कहते हैं, यहाँ के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा हैं। और जापान को सुकुमारों का देश भी कहा जाता है, निप्पन कहा जाता है, ये सब आपको क्लियर होगा। और हाँ, और जापान का जो सुपर कंप्यूटर फुगाकू, तो ये सब आप लोग को याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति को कितने साल की अवधि तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है? और कितना मतलब बढ़ा दिया है इसको? तो 5 साल और विस्तार कर दिया है। यानी कितना कर दिया है देख लेते हैं। 2021-22 से इसको 2025-26 तक कर दिया है। तो इसके लिए कुछ पात्रताएं हैं, इसमें भी संशोधन किया गया है, मानदंड में इसमें भी संशोधन किया गया है। क्या किया गया है? जो आय सीमा उसको इन्होंने बढ़ा दिया 1.5 लाख रुपए से बढ़ा करके कि हर साल जो है 3.5 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और क्या इन्होंने की कि 8th की क्लास में उसको कम से कम कितने अंक लाने जरूरी हैं? 55%, ये भी अनिवार्य है। और 8th क्लास में जो पढ़ाई छोड़ देते हैं अपनी मतलब आर्थिक उसमें उसके कारण, इकोनॉमिक कंडीशन के कारण जो अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, उनके लिए ये है कि जिसकी क्या है आय सीमा जो है वो 1.5 लाख से बढ़ा, मतलब 3.5 लाख कर दी गई, पहले 1.5 लाख थी, संशोधन किया गया तो ये कर दी गई। और 8वीं में क्या जरूरी है? 55% अंक जरूरी है। तो आर्थिक रूप से ये जो हैं कमज़ोर होंगे, उनकी पढ़ाई को आगे जारी रखने के लिए ये है राष्ट्रीय साधन सहमेधा स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये योजना जो थी ये कब स्टार्ट की गई थी? 2008 में स्टार्ट की गई थी, जो केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। और ये क्या कहते हैं, 9th से 12th तक की कक्षाओं के जो मेधावी छात्र हैं उनको स्कॉलरशिप देने से संबंधित है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये क्या करते हैं? 8वीं कक्षा पढ़ाई के छोड़ने को रोकने और अपने अध्ययन को जारी रखने, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है, सब कुछ इससे संबंधित है। और हाँ, ये भी ध्यान रखना है, इस योजना के तहत जो छात्रवृत्ति दी जाएगी, स्कॉलरशिप दी जाएगी, वो 12,000 प्रति छात्र प्रति वर्ष
प्रति छात्र प्रति वर्ष होगी। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ये पहले कितनी थी, जब ये पहले थी 6,000, तो 6,000 रुपये से बढ़ाकर इसको 12,000 कर दिया गया है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड और एक कुछ क्वेश्चन मैंने बताया था, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, जो किसके लिए थी, एडल्ट के लिए, प्रौढ़ शिक्षा। तो जिसमें बताया गया था कि प्रौढ़ शिक्षा को बदल करके उसके स्थान पर क्या कर दिया गया, एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा कर दिया गया है, जिसमें यह था कि 15 वर्ष या उससे अधिक के लोगों के लिए ये था। ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और शिक्षा से संबंधित क्या है, 86वां अमेंडमेंट आया हुआ था 2002 में, जिसमें 21 का ए, आर्टिकल 21A जोड़ा गया था शिक्षा के अधिकार के लिए। तो ये आपको क्लियर होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व पेंगोलिन दिवस हर साल कब मनाया जाता है, देख लेते हैं। ये कब मनाया जाता है, फरवरी माह के तीसरे सप्ताह को मनाया जाता है। क्लियर है। ये क्या कहते हैं इसको, इस बार इसका जो है 11वां संस्करण है, और ये क्या नाम है इसको, फरवरी माह के तीसरे सप्ताह में, तीसरे शनिवार को ये मनाया जाता है। तीसरे शनिवार, ये लिखिएगा कि ये सप्ताह नहीं, शनिवार ऐड करिएगा, यहाँ थोड़ा सा गलती हो गई। फरवरी माह के तीसरे शनिवार को ये मनाया जाता है। क्या है कि इसका उद्देश्य क्या है कि इसको क्या है, इसकी संख्या को बढ़ाना, इसके बारे में जागरूकता फैलाना है, और इसके संरक्षण के प्रयास को क्या करना है, गति देना है। क्योंकि क्या हो रहा है, पेंगोलिन की जो संख्या है वो एशिया और अफ्रीका में क्या है, बहुत तेजी से घट रही है। ये क्या है, बहुत तेजी से घट रही है। तो इसके बारे में क्या करना है, जागरूकता बढ़ाना है। और ये क्या है, ये इसकी बात करें पेंगोलिन की, तो ये स्तनधारी जीव है। ये क्या है, स्तनधारी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसकी संख्या में तेजी से गिरावट आ रही है। और ये जो है ये पेंगोलिन जो है, ये किस गण का प्राणी है, फोलीडोटा गण का एक स्तनधारी प्राणी है। और इसकी 8 प्रजातियों में से एक भारतीय और चीनी पेंगोलिन जो है भारत में पाए जाते हैं। चीनी पेंगोलिन जो है नॉर्थ ईस्ट भारत, उत्तर पूर्वी भारत, और भारतीय पेंगोलिन अत्यधिक जो शुष्क क्षेत्र हिमालय और उत्तर पूर्वी भारत के अलावा संपूर्ण भारत में पाए जाते हैं। ये नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। चीनी पेंगोलिन जो है उत्तर पूर्वी भारत, और भारतीय पेंगोलिन अत्यधिक शुष्क एरिया हिमालय और उत्तर पूर्वी भारत के अलावा संपूर्ण भारत में पाए जाते हैं। तो ये पूछ ले, ये लाइन तो बिल्कुल दे देगा, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। भारतीय पेंगोलिन जो है भारत के अलावा कहाँ पाए जाते हैं, तो देख लेते हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान में पाए जाते हैं। तो सारा नोट कर लीजिएगा। और इन दोनों प्रजातियों को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 में इसको शामिल किया गया, अनुसूची 1 में इसको शामिल किया गया है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। पेंगोलिन एक ऐसा जानवर है जिसकी क्या हो रही है, दुनिया में सबसे ज़्यादा तस्करी होती है। तस्करी की वजह क्या है, चीन है। हर जगह चीन पहुंचा रहता है, जहां भी देखो चीन पहुंचा रहता है। तो तस्करी की वजह क्या है, चीन है। ये क्या, यहाँ पर क्या होता है, जानवर की खाल और मांस से जो होती हैं पारंपरिक दवाएं बनाई जाती हैं। और IUCN जो है, IUCN बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टर्म है, इसको ध्यान रखिएगा। IUCN इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसके मुताबिक क्या है, दुनिया भर में देखा जाए तो वन्य जीव की जो अवैध तस्करी में अकेले 20% का योगदान पेंगोलिन का ही है, पेंगोलिन का ही है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर, अब तो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता है। रुकिए, आपको दिखा रहे हैं, 1 मिनट, बस मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, 1 मिनट। ये देखिए, देख रहे होंगे आप लोग, ये इस तरह, इसके ऊपर ये देखिए, ये हमेशा बस ऐसे 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 ही रहता है। ये देखिए, रोल फॉर पेंगोलिन्स ऑन वर्ल्ड पेंगोलिन डे, रोल फॉर पेंगोलिन्स, रोल 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 करके ये ऐसे ही रहता है। और इसका मतलब कि कलर देख रहे हैं, मिट्टी की तरह होता है। ये ऐसे ही मिट्टी में छिप जाता है, पता ही नहीं चलता है। इस तरीके देख लिए होंगे आप लोग। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये मैंने आपको बता दिया। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, ये विश्व का सबसे बड़ा जो पेंगोलिन है, चींटी खाने वाला कहलाता है, चींटी खोर जिसको कहते हैं, वो कहलाता है। किसने 22 फरवरी 2022 को विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम का उद्घाटन किया? तो किसने किया है? श्री राम नाथ कोविंद, जो हमारे क्या हैं, राष्ट्रपति हैं, उन्होंने ही इसका क्या किया है, वर्चुअल माध्यम से इसका क्या किया है, उद्घाटन किया है। कब? 22 फरवरी 2022 को।
और ये जो विज्ञान सर्वत्र पूज्यते है, ये जो कार्यक्रम है, ये स्कूली छात्र और कॉलेज के छात्र के लिए क्या है, प्रतियोगिता है और व्याख्यानों का एक सप्ताह, ये एक सप्ताह तक चलता है, एक सप्ताह तक चलने वाला क्या है, एक कार्यक्रम है। और इसको क्या किया गया, इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए जो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, उसने एमपी में 3 संस्थानों का चयन किया है। मध्य प्रदेश में इसके लिए 3 संस्थानों का चयन किया गया है। कौन से 3 संस्थान हैं? एक एमपी काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसको MPCST कहते हैं, MPCST यानी कि क्या कहते हैं, एमपी काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भोपाल का हो गया। और दूसरा कौन सा है? SGSITS कॉलेज इंदौर। और थर्ड है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर। इसमें ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और इसमें एक हफ्ते का होगा, तो ये अलग अलग थीम पर ये विज्ञान सर्वत्र पूज्यते आयोजित किया जाएगा। जो 23 फरवरी, बस ऐसे मैं बता दे रही हूँ, बाकी अपना देख लीजिएगा कि क्या है। 23 फरवरी को थीम क्या रखा जाएगा? भारतीय विज्ञान का इतिहास। 24 को आधुनिक भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए मील का पत्थर। 25 को स्वदेशी परंपरागत आविष्कार और नवाचार। 26 फरवरी विज्ञान साहित्य उत्सव। 27 फरवरी अगले 25 वर्षों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। 28 फरवरी को इसका क्या होगा? समापन होगा। एक हफ्ते तक चलेगा। 23 से स्टार्ट होगा, 22 को उद्घाटन किया गया, 23 से स्टार्ट होगा और 28 को समापन किया जाएगा इसका। तो इसका समापन 28 फरवरी को होगा। और जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, ये क्या होता है, भारत में हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। जो हमारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन क्या हुआ था, जो भारतीय भौतिक विज्ञानी यानी कि CV रमन जी ने किया था, रमन प्रभाव की खोज की थी, तो उसी का ये क्या है, प्रतीक है। रमन प्रभाव की जो खोज 28 फरवरी 1928 को की गई थी, जिसके लिए CV रमन जी को 1930 में किया गया था, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। अभी मैंने भौतिकी का 2021 वाला मैंने बताया, तो वो आप लोग याद कर लीजिए, एक जगह सब लिख लीजिएगा, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए फटाफट ये NCERT वाला देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और इसके कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। मैंने यहाँ कूट नहीं दिया है, बस फटाफट यही बता दे रहे हैं कि क्या होगा इसका। चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन ए से कौन सा मैच कर रहा है, आप लोग खुद बताइए। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ये दृष्टिहीनता। तो ये कहाँ जाएगा, मैच होगा? ये गलत हो गया। विटामिन ए दृष्टिहीनता हो जाएगा। मतलब विटामिन ए की कमी से दृष्टिहीनता यानी रतौंधी रोग हो जाती है, इसको रतौंधी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, रात में कम दिखाई देता है और कभी कभी तो पूरा ही दिखाई देना बंद हो जाता है। तो ये सब रतौंधी के लक्षण हैं। विटामिन B2 की बात करें तो विटामिन B2 की कमी से क्या होता है, बेरी रोग होता है। इससे दुर्बल पेशियां और क्या होता है, काम करने की ऊर्जा में कमी आ जाती है। विटामिन सी से क्या हो जाता है, स्कर्वी। इसको तो ध्यान, सी स्कर्वी मिल रहा है तो नहीं भी किसी को याद हो तो इससे हो जाएगा। इससे क्या होता है, मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना, ये सब इसके लक्षण हैं। विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है, रिकेट्स रोग हो जाता है। इसमें क्या होते हैं, अस्थियाँ क्या हो जाती हैं, मुलायम होकर के मुड़ने लगती हैं। तो विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है, सूर्य की रोशनी से। तो ये हमको फ्री में मिलता है, तो इसको तो नहीं, इसको तो जरूर ले लेना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट। क्या है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देख लेते हैं, असत्य भी ढूंढ लेते हैं कौन सा है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, विटामिन ए त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। अच्छा, गलत बताना है। तो अभी मैंने बताया विटामिन ए किससे संबंधित है, आँख से संबंधित है, सही है। विटामिन B1 घाव भरने में सहायक होता है। विटामिन B1 का मैंने क्या बताया था, बेरी रोग। और विटामिन सी मैंने बताया था कि क्या होता है, ये घाव भरने में क्या होता है, सहायक करता है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायक है, बिल्कुल ये सही है। और विटामिन डी हमारी अस्थियों, जो कि अभी ऑलरेडी मैंने बताया, दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस इसमें मिलाना है आपको कि कौन से सही हैं। तो कैल्शियम अस्थि क्षय का कारण है, आयोडीन घेंघा का कारण है, लौह दंत क्षय का कारण है। तो इसमें क्या सही हो जाएगा कि कैल्शियम अस्थि क्षय, तो बिल्कुल सही है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है, ये भी सही है। लौह दंत क्षय इसका कोई कारण नहीं है। लौह की कमी से क्या हो जाती है, इसकी कमी से अरक्तता हो जाती है।
अरक्तता, इस कारण रोगी कमजोरी फील करने लगता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा और ये सब तो आपको पता ही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धागा पतले तंतुओं से मिलकर बनता है, इन तंतुओं के संदर्भ में कौन से कथन सही नहीं है? रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त किए जाते हैं, बिल्कुल सही है। जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है, पता नहीं, मुझे नहीं पता, आप लोग अपना बताइए। थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं, रेशम तंतु के रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है, शायद, मुझे ये भी नहीं पता। चलते हैं और देख लेते हैं, ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो आपको क्या लग रहा है? दिमाग में आ ही गया होगा कि क्या सही होना चाहिए। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है, क्या लग रहा है आपको? तो ये गलत है। जूट क्या होता है? पटसन के रेशे होते हैं। पटसन क्या होता है? पटसन एक द्विबीजपत्री रेशेदार पौधा होता है, इसे पाट या पटुआ कहते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, तो बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। इसमें भी क्या करना है, कौन से संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण है? तो यह है फ्लैक्स, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, नायलॉन या और रेशम। तो इसमें आपको बताना कौन सा सही है कि कौन संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण है। तो इसमें जो है आपका 2, 3, 4 सही है। 2, 3, 4 का मतलब पॉलिस्टर, नायलॉन एंड एक्रिलिक, ये जो है आपके संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण है। क्लियर? संश्लिष्ट तंतु क्या होते हैं कि ऐसे रासायनिक पदार्थ से निर्मित तंतु जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु ना हो। ऐसे रासायनिक पदार्थ से निर्मित तंतु जिनका स्रोत कोई प्लांट या कोई एनिमल ना हो, वो संश्लिष्ट तंतु कहलाते हैं। जैसे पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, ये सब इसी के एग्जाम्पल हैं। और प्राकृतिक तंतु वो होते हैं जो प्लांट और एनिमल से प्राप्त किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉटन, जूट जिसको फ्लैक्स बोलते हैं, रेशम और ऊन के तंतु, ये सारे। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जूट की खेती यानी पटसन की खेती के प्रमुख रूप से की जाती है, कहाँ पर की जाती है? तो देख लेते हैं कहाँ पर की जाती है। ये आपका क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल और असम। तो कहाँ की जाती है? इसका आंसर क्या होगा कि भारत में पटसन की खेती जो है, खेती मुख्य रूप से की जाती है। कहाँ की जाती है? पश्चिम बंगाल में की जाती है, ठीक है। और कहाँ की जाती है? बिहार में की जाती है। और कहाँ की जाती है? असम में की जाती है। भारत में पटसन की खेती वर्षा ऋतु में की जाती है और इसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो वेस्ट बंगाल, बिहार और असम में की जाती है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं, कल का रिवीजन 1 मिनट में करते हैं। एमपी कला परिषद खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन कब से कब तक? 20 से 26 फरवरी। लेवेंडर अरोमा की खेती, बैगनी क्रांति का संबंध किस राज्य या यूटी से? जम्मू कश्मीर। 21 फरवरी को 2022 को किस राज्य की प्रख्यात गांधीवादी समाज सुधारक स्वतंत्रता सेनानी शकुंतला चौधरी का निधन हो गया था? असम की है, असम के कामरूप से हैं। 20 से 29 मार्च तक ताज महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आगरा। वित्तीय स्थिरता विकास परिषद की बैठक 22 फरवरी 2022 को मुंबई में आयोजित की गई, किस नगर की बैठक थी? 25 नंबर की 25वीं थी। नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य असम बन गया है। और प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में खेती में कीटनाशक के छिड़काव के लिए कितने किसान ड्रोन की शुरुआत करने की घोषणा की? 100। पुरुष टीम 20 फरवरी 22 को आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 बन गई है, कौन सी? तो भारत। हाल ही में किस राज्य को अपना पहला जैव विविधता पार्क मिला है? हिमाचल प्रदेश। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने डोनेटस्क और लुहांस अलगाववादी क्षेत्र की स्वायत्तता को मान्यता दे दी। या दोनों किस क्षेत्र से संबंधित? यूक्रेन। इसने आज अटैक भी कर दिया यूक्रेन पर। तो इसके बारे में हम संडे को कोशिश करेंगे, पूरी अपनी कोशिश करेंगे कि इसके बारे में पूरा जितना भी डिटेल है अब तक का हम सब बता दें। तो अभी कुछ दिन इस पर रुके रहते हैं, वेट कर लेते हैं। और ये तो मैंने आपको दिखाई दिया है, ये भी मैंने आपको दिखाई दिया है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। तो उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा, समझ आया होगा। गाइस इसको प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, अच्छा लगा हो तो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जितना हो सके प्लीज़ शेयर करिए। आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो हम और भी ज़्यादा आपके लिए मेहनत करने की कोशिश करेंगे, और कर भी रहे हैं एक्चुअली में। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।